नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आरोग्य पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से पहले भी मिल चुके हैं, पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, आप मुझे सुन चुके हैं, लेकिन देख शायद पहली बार रहे हैं, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए वो एक्चुअली वीडियो नहीं ऑडियो ही थे, जिसमें मेरी आवाज़ थी, चेहरा नहीं था। पर कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि अगर चेहरा होगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होते हैं कनेक्टिविटी को बनाने के लिए। आप केवल किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, उसका चेहरा नहीं देख रहे हैं, तो कनेक्ट हो पाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मुझे बात अच्छी लगी तो मैंने निर्णय लिया कि अब आगे जितने भी वीडियोज़ बनाऊँगा वो उसमें मेरा चेहरा भी होगा। दूसरा, एक सलाह मिली, एक रिक्वेस्ट मिली कि कुछ एक सीरीज और आप बनाइए जिसमें एलिमेंट्री नॉलेज पर बात हो, बेसिक नॉलेज पर बात हो, ताकि जो ज्योतिष सीखना चाहें उनको भी इससे लाभ मिले। मेरी जो पिछली सीरीज थी एस्ट्रोलॉजी एंड डिफरेंट करियर ऑप्शंस, वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष पहले से जानते हैं या कुछ सीख चुके हैं, तो उन्हें थोड़ा सा उसमें ज़्यादा रुचि आएगी। पर जिन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो थोड़ा उसे समझ कम पाते हैं। इसलिए मैंने एक नई सीरीज, वो सीरीज तो मेरी कंटिन्यू रहेगी, एक नई सीरीज को लाने का निर्णय लिया है जिसमें कि मैं एलिमेंट्री नॉलेज पे बात करूंगा। और उसमें पहली जो श्रृंखला है वो है कि डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस रिलेटेड विद द 9 प्लैनेट्स, नव ग्रहों से जुड़े हुए अलग अलग कैरियर ऑप्शन, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि किस ग्रह का किस क्षेत्र पर अधिक डोमिनेंस है और किस भाव में बैठकर वो किस तरह का फल दे सकता है, किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। तो अगर डिफरेंट प्रोफेशंस की बात की जाए तो बहुत सारे प्रोफेशन हैं आज की डेट में। तो मतलब आज तो ऐसा युग आ चुका है कि n नंबर ऑफ करियर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। और हर चीज़ को अगर पुरानी किताबों में पढ़े या अभी लेटेस्ट के लिटरेचर में भी पढ़ें तो बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनका जिक्र वहाँ नहीं है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो अगर हमें ये समझना है कि कौन से ग्रह से कौन सा करियर ऑप्शन रिलेटेड है, पहले हमें उस ग्रह के मूल स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी राशियों को समझना पड़ेगा। अगर हमने उसको समझ लिया तो हम खुद सक्षम हो जाएंगे रिलेट करने में कि ये जो लेटेस्ट प्रोफेशन है उसको मैं किस ग्रह से रिलेट करूं, सूर्य से करूं, चंद्रमा से करूं, मंगल से करूं, किससे करूं। ये हमारे लिए एक कोरिलेशन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा अगर हमें ग्रह की मूल प्रवृत्ति पता है, उसकी राशियों के बारे में पता है, उसका स्वभाव पता है। तो मैं इस सीरीज में सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करूंगा, जो ग्रहों के राजा हैं, उनके मूल स्वभाव, मूल प्रकृति को आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ जितने भी करियर ऑप्शन मुझे फिलहाल पता हैं जो सूर्य से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये प्रोफेशन सूर्य से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के विषय में। देखिए, निर्विवाद सत्य है ये ज्योतिष में, चाहे वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हों या एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर्स हों, ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हों, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हों, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, एक निर्विवाद सत्य है कि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा 2 सबसे प्रबल ग्रह हैं। और ये फैक्ट बिल्कुल इस बात से भी प्रूफ हो जाता है कि देखिए, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली भी समझें तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, जिसके आकर्षण से बंधे हुए सारे ग्रह एक निश्चित पथ पर गति कर रहे हैं, तो वो उसकी श्रेष्ठता को साबित करता है। चंद्रमा को क्यों दूसरा नंबर दिया गया? क्योंकि चंद्रमा 9 ग्रहों में पृथ्वी के सबसे नजदीक है और इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रभाव देने में सक्षम है। इसीलिए हमारे पुराने ऋषियों ने सूर्य और चंद्रमा को सब नंबर 1 और नंबर 2 पर रखा। और यहां तक कहा गया कि अगर सूर्य चंद्रमा किसी राजयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं तो वो राजयोग निष्फल जानिए। सूर्य और चंद्रमा का संबंध बनना जरूरी है, अदरवाइज उसका उस बड़े से बड़े राजयोग का भी फल नहीं मिलता है। कई बार आप ऐसे जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, उन्होंने देखा होगा कई जन्म कुंडलियां मिली होंगी, शनि स्वराशि का, शुक्र स्वराशि का, सब केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति ठोकरे खा रहा है, कोई काम नहीं है उसके पास। कारण लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनके बगैर राजयोग एक्टिवेट नहीं होते। ये पाराशर ऋषि का बेसिक नियम है। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उसे दिमाग में अच्छे से बैठा ले कि लग्न, सूर्य और चंद्रमा के बिना
राजयोग एक्टिवेट नहीं होते। खैर, अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एक राजा है, तो उसमें राजा वाले गुण हैं। सूर्य प्रधान व्यक्ति में भी राजा वाले गुण होंगे। उसमें डोमिनेंस होगा, लोगों से ऑर्डर देके काम कराने की क्षमता होगी, एक तेजस्वी व्यक्तित्व होगा, एक एक्टिव होगा, वो एक जगह बहुत खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करना पसंद करेगा। और साथ ही साथ इतना होते हुए कहीं ना कहीं वो अंदर से उदार भी होगा, उसमें पालनकर्ता का भी गुण होगा। क्योंकि राजा क्या होता है, राजा सख्त तो होता है, कठोर होता है, कठोर निर्णय भी लेता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक पालनकर्ता के भी गुण होते हैं। वो जिम्मेदारी, हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा को इनबिल्ट मिलती है, और यही क्वालिटी सूर्य प्रधान व्यक्तियों को मिलती है। वो गुस्सैल हो सकते हैं, वो बहुत क्रोधी हो सकते हैं, कठोर अनुशासन प्रिय हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत केयरिंग भी होते हैं, बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं, क्योंकि पालनकर्ता का गुण उन्हें मिलता है। सूर्य के जिनको ईश्वर, जिनको सूर्य से जोड़ा गया है जिस त्रिदेव में, वो है भगवान श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु का प्रतिनिधित्व सूर्य को दिया गया है, सूर्य में उनका अंश माना गया है, तो श्री हरि विष्णु भी पालन करता है। तो वो गुण सूर्य को मिला है और सूर्य प्रधान व्यक्तियों को भी मिलता है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य के लिए कहा गया है कि वो राजसिक है, यानी कि राजा के स्वभाव का है, यानी कोमल शरीर भी होता है, बहुत कठिन परिश्रम सूर्य प्रधान व्यक्ति नहीं कर सकते। साथ ही साथ सूर्य जो है 2 अग्नि तत्व राशियों से उसका गहरा संबंध है। उसकी अपनी राशि सिंह, वो भी अग्नि तत्व है। मेष, जिसमें वो उच्च का होता है, वो भी अग्नि तत्व है। तो सूर्य का जो प्रधान तत्व है वो है अग्नि, और अग्नि क्या होती है, शुद्ध, पवित्र, एक्टिव, तेजस्वी। ये सारे गुण सूर्य प्रधान व्यक्तियों को मिलते हैं। सूर्य प्रधान व्यक्ति एक्टिव होंगे, तेजस्वी होंगे, झूठ बोलना उन्हें पसंद नहीं होगा, मक्कारी उन्हें पसंद नहीं होगी, डिसिप्लिन के बड़े पाबंद होंगे, नियम का हर चीज़ जो उन्होंने कह दिया वैसी ही होनी चाहिए, समय से होनी चाहिए। ये सारे गुण सूर्य प्रधान व्यक्तियों में आते हैं। अब ये बात है कि इसमें परिस्थितियां कुछ इस तरह से बदलती हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य मान लीजिए लग्न में है, तो वो गुण आपके अंदर बचपन से ही दिखने शुरू हो जाएंगे और शायद जीवन पर्यंत वो गुण बने रहेंगे। लेकिन अगर वही कन्या राशि का सूर्य बैठा है तो शायद हो सकता है बचपन में वैसे गुण ना हो, धीरे 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 वो गुण विकसित हो, क्योंकि जो उच्च के सूर्य का बल है वो कन्या के सूर्य के पास नहीं है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो सकता है। लेकिन लग्न में अगर सूर्य पड़ा है तो ये गुण थोड़े बहुत सभी के अंदर होंगे। डिपेंड करता है कि अब सूर्य किस राशि में है, कौन से ग्रहों से उसका संबंध है, कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं। सूर्य हमारे व्यक्तित्व का भी कारक है, तो हमारी उन्नति में उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं या नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, ये सूर्य निर्धारित करता है। एक उदाहरण देकर समझा सकता हूँ कि अगर सूर्य 8वें या 12वें भाव में हो, तो मैंने देखा ऐसे व्यक्ति कई बार ऐन मौके पर चूक जाते हैं। परिश्रम तो बहुत करते हैं, पर जहाँ फल मिलने वाला होता है वहाँ ठंडे हो जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। कुछ आत्महत्या के केसेस में भी मैंने ऐसे सूर्य को देखा है, जहाँ वो निराशा में डूब गए और जीवन को समाप्त कर लिया। तो ये चीज़ें सूर्य के साथ जुड़ी हुई हैं, सूर्य को समझने की ज़रूरत है। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अब अगर सूर्य से जुड़े हुए प्रोफेशंस की बात करें तो जाहिर सी बात है इन गुणों से जुड़े हुए प्रोफेशन ही होंगे। तो अगर डोमिनेटिंग गुणों की बात करें, ऑडेस्टिक वे में लीड करने वालों की बात करें, तो हायर अथॉरिटीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर अथॉरिटीज़ सूर्य से जुड़ गई। पॉलिटिक्स की बात करें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, ये सारे पद सूर्य प्रधान व्यक्तियों के खातों में जाते हैं। कई बार देखिए, विधायक, सांसद तो बहुत लोग बनते हैं, पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर तो कुछ ही लोगों को मिलता है, और वो वही होते हैं जो सूर्य प्रधान होते हैं, जिनमें सूर्य कहीं ना कहीं एक्टिव होता है। एक दो उदाहरण मैं दे सकता हूँ। पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, 10वें भाव में सूर्य। चंद्रशेखर जी लग्न में उच्च का सूर्य। स्वर्गीय राजीव जी लग्न में स्वराशि का सूर्य। ये उदाहरण है जो समझाने के लिए पर्याप्त है कि कैसे हायर अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी पे बैठा। इसी तरह से बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, जिसमें मैं टाटा जी का उदाहरण दे सकता हूँ। वर्तमान में टाटा जी की जन्म कुंडली में धनु राशि का सूर्य है, लग्न में ही है। इस वजह से वो इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बड़े अच्छे से लीड कर रहे थे। अभी तक रिसेंटली उन्होंने संन्यास लिया। उसमें दूसरा उदाहरण मैं अंबानी जी का दे सकता हूँ। धीरू भाई अंबानी जी, धनु राशि, अगेन धनु लग्न, लग्न में सूर्य चंद्रमा के साथ।
इसीलिए वो एक असाधारण व्यक्ति बने और एक शून्य से शिखर तक का सफर उन्होंने तय किया। तो इस तरह से जो हायर अथॉरिटीज़ के पद हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी बड़े स्कूल का प्रिंसिपल हो, वो गवर्नमेंट की जितनी हायर अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी पद हैं, ये सब सूर्य के अंदर, और अपना खुद का काम करने वाले लोग भी सूर्य के कंट्रोलिंग में आते हैं। उसके अलावा सूर्य का एक स्वभाव है कि सूर्य को भ्रमण बहुत पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, तो टूरिज्म बिजनेस भी सूर्य के कंट्रोल में आ जाता है। ट्रैवल एजेंट, विदेशों में सेटलमेंट, ये सारी चीज़ों में सूर्य का रोल प्ले हो जाता है। नवम भाव से और तीसरे भाव से अगर सूर्य का संबंध हो तो ज़्यादातर देखा गया है कि ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल का काम या विदेशों में सेटलमेंट का योग प्रबल हो जाते हैं। उसके अलावा सूर्य की राशि सिंह राशि को जंगलों से जोड़ा गया है। सिंह राशि को जंगलों का स्वामित्व दिया गया है ज्योतिष में। तो जाहिर सी बात है सूर्य के क्षेत्र में भी वन आ जाते हैं, और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो वन नहीं हो सकते। भले बारिश हो, खूब बारिश हो, मिट्टी उपजाऊ हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर एक माह सूर्य का प्रकाश ना हो तो शायद सारे जंगल समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए सूर्य से जंगलों का भी संबंध है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर, जंगलों में काम करने वाले लोग, जंगली लकड़ी का व्यापार करने वाले लोग, प्लाईवुड का व्यापार करने वाले लोग, ये सब भी सूर्य के कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके अलावा धातुओं में जो सोना है, स्वर्ण है, उसको भी सूर्य और बृहस्पति से जोड़ा गया है। दोनों को माना गया है कि स्वर्ण के वो कारक हैं, स्वर्ण उनसे जुड़ा हुआ है। तो जो जौहरी का व्यवसाय है वो बेसिकली गोल्ड से ही रिलेटेड है, गोल्ड का ही मेन उसमें काम है। तो काफ़ी हद तक सर्राफा बाजार, जौहरी का प्रोफेशन भी सूर्य के अंदर में आ जाता है। इसके अलावा सूर्य का एक रोल प्ले और है, सूर्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य प्रतीक है जीवन का, तो जाहिर सी बात है जीवन को बचाने वाले डॉक्टर भी सूर्य के कंट्रोल में आ जाते हैं। चिकित्सक, वैद्य, आयुर्वेद का डॉक्टर हो, एलोपैथ का डॉक्टर हो, होम्योपैथ का डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं डॉक्टर का प्रोफेशन सूर्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीवन को बचाने वाले लोग हैं। और आप अगर देखें तो एक कहावत भी है कि अगर धरती पर भगवान के बाद कोई है तो वो है डॉक्टर। तो एक हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट सोसाइटी में है। एक और प्रोफेशन है जहां बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलती है, और वो है जज का प्रोफेशन। जज की जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो उसकी अथॉरिटी है, वो तो नेताओं और मंत्रियों की भी नहीं। तो मैंने ज़्यादातर जितने मेरे संपर्क में और अध्ययन में 10-12 जजेस की जन्म कुंडली देखने का मौका मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जजेस की कुंडली देखने का मौका मिला। एक चीज़ बड़ी कॉमन निकल के आई कि सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं केंद्र में सूर्य था, या फिर प्रबल स्वराशि का सूर्य कहीं ना कहीं दूसरे भाव में था। तो ये चीज़ दिखाता है कि जहाँ भी हायर अथॉरिटी, हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जुड़ गई, वहाँ सूर्य का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, वो लोग सूर्य के कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और है, और वो है एक प्रोफेशन और है, और वो है बड़े बड़े संत, महात्मा, प्रवचन करने वाले, जिनके हजारों फॉलोअर हो जाते हैं, जिनकी सोसाइटी में भगवान जैसी रिस्पेक्ट हो जाती है, लोग भगवान उन्हें मानने लगते हैं। उनमें भी सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में 3 अवतार जिनकी कुंडलियाँ उपलब्ध हैं, उनमें श्री गौतम बुद्ध जी, उनके 10वें भाव में उच्च का सूर्य, श्री राम जी, उनके 10वें भाव में उच्च का सूर्य, श्री कृष्ण जी, उनकी जन्म कुंडली में स्वराशि का सूर्य 4थे भाव में। तो मैंने ये देखा है कि जो बड़े बड़े आध्यात्मिक संत महात्मा हुए हैं या अवतरित पुरुष हुए हैं, उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं सूर्य बहुत प्रबल होता है। लेटेस्ट में ओशो, उनकी कुंडली में 7वें भाव में मित्र राशि का, मित्र नवमांश का सूर्य। तो इस तरह के कई व्यक्तित्व देखने में मिले हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लें कि हायर अथॉरिटी, हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई स्टीम, हाई रिस्पेक्ट से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशन हैं, वो ऑटोमेटिक सूर्य के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो आज मित्रों यहीं तक रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और अधिक मित्रों से शेयर करिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।